नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात कोलकाता में चले छात्रों के जोरदार प्रदर्शन की, जिसमें हम आपको बताएंगे आखिर क्या वजह रही छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ गया। वहीं दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव के पहले दौर के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे किस पार्टी ने अपने कौन से कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति को लेकर चल रहे विवाद के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में मंगलवार को छात्र और मजदूर संगठनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। बता दें, नमन्ना अभियान मार्च निकाल रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और बीजेपी ने भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए पूरे दिन चले बवाल पर हमारी खास रिपोर्ट। ममता ने चलाया कोलकाता में दिल्ली का फार्मूला। रैली को रोकने के लिए कोलकाता में दिल्ली की झलक देखने को मिली। जैसा कुछ सालों पहले दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया गया, जगह जगह लोहे की दीवार खड़ी की गई थी, ठीक ऐसा ही आज कोलकाता में हुआ। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में प्रदर्शनकारियों की रैली दोपहर करीब 12:45 पर शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया है। प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में लगभग 6000 पुलिस कर्मियों की फोर्स तैनात है। 19 जगह पर बैरिकेडिंग और 21 जगहों पर डीसीपी तैनात किए गए हैं। वहीं हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया है। देखिए, मैं हावड़ा ब्रिज में थी, मुझे पता नहीं आप कहाँ थी, लेकिन मीडिया के काफी सारे लोग हावड़ा ब्रिज में ही थे। एक पुलपिट के ऊपर वो लोग थे। तो किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है। इसका जवाब मुझसे बेहतर आप ही दे सकती हैं। हाँ, तो मैं तो वही बोल रही हूँ, अगर प्रोटेस्टर्स ने ये आरोप किया है, जो भी हुआ है वो तो मीडिया के सामने हुआ है। आप काइंडली देख लीजिए कि किसने बैरिकेड तोड़ा और किसने स्टोन पेल्टिंग की। देखिए, अभी सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, काफी मीडिया के दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, इसकी संख्या अभी हमारे पास नहीं है। शाम को जब सब जगह से डेटा कंपाइल होगा, उसके बाद लाल बाजार से ये डेटा जो है शेयर कर दिया जाएगा। पूरा ही पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया था। बाकी की जो जगह थी वहाँ पे पेरेंट्स बैठे थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बैठे थे, वहाँ पे इमरजेंसी जो मेडिकल ऑफिसर रहता है वहीं पे उन्होंने बैठ के ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से एक लॉयर साहब भी थे। तो इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो जगह कॉर्डन ऑफ के बाहर वाली जगह थी, वो उनकी सुविधा के लिए रखा गया था। बीजेपी बोली ममता देश की सबसे बड़ी तानाशाह। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में रेप मर्डर मामले पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी है। सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। सच को दबाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पर हैं और छात्रों को कुचल रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा, जैसा कि आज उठाया गया है। हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह, निर्ममता बनर्जी,
विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही। तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी जब छात्र शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि प्रदर्शन करें, तो लूंगी वाहिनी जो घुसपैठिए, जिनका धर्म देख के टीएमसी का उनको सदस्य माना जाता है, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है, चुप्पी साध देती। और जहां हमारे डॉक्टर, युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई। और अब हम जो देख रहे हैं वही कार्य नबन्या अभियान जो है, वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है, वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। बंगाल में न्याय मांगने वालों के साथ गुंडागर्दी हो रही है। आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं को घेरा है। शहजाद ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल में न्याय के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वालों को बदनाम करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडागर्दी की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि आधी रात के विरोध प्रदर्शन को बाधित करने के लिए इन गुंडों को किसने भेजा है। शर्म आनी चाहिए। महुआ, सागरिका और हर टीएमसी सांसद जो ऐसा होने दे रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि पुलिस को इसे वैध या अवैध कहने का क्या अधिकार है। लोकतांत्रिक देश में कोई भी विरोध कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई शांतिपूर्ण विरोध या मार्च निकाला जाता है तो पुलिस उसमें बाधा नहीं डाल सकती। टीएमसी नेता कुणाल घोष के बयान पर उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुणाल घोष क्या कहते हैं। जो घटना हुई है उसके खिलाफ उनकी सरकार ने क्या किया। आज बंगाल में दीदी नहीं, ईदी अमीन का परिचय मिल रहा है। टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। पहले बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज़ दबाओ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, पीड़िता के माता पिता ने कहा, और आज जब पीसफुल तरीके से प्रदर्शनकारी एक प्रोटेस्ट करना चाहते, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस जो गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज़ दबाना चाहती है। बैरिकेड, कंटेनर, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। यही संविधान बचाओ है। जो संविधान बचाओ की बड़ी बातें करते हैं राहुल गांधी जैसे लोग, आज वो चुप है, नदारद है, गायब है। और क्या ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता केवल बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बताया है ना कि 30 वर्षों में ऐसा उन्होंने नहीं देखा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का पश्चिम बंगाल नहीं, जहाँ पर मस्तिष्क ऊंचा और मन बिना भय का होता था, आज भय नहीं, आज केवल और केवल भय छाया हुआ है। और ममता बनर्जी के राज में माँ माटी मनुष्य नहीं बल्कि बलात्कारी बचाव चल रहा है। लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। कुणाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई, जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना, वो नहीं कर रहे हैं। आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर मामले पर छात्रों का गुस्सा एक तरफ शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र संगठन लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी जमकर ममता सरकार पर निशाना साध रही है। दोपहर से चल रहे इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंटें फेंकी, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र भी घायल हुए हैं।
समस्या तब बढ़ गई जब छात्र संगठन पश्चिम बंग छात्र समाज और राज्य सरकार के असंतुष्ट कर्मचारियों ने संगठन संग्रामी चौथा मंच ने कोलकाता के अलग अलग स्थानों से अपना मार्च शुरू किया। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोलकाता और हावड़ा में नबन्ना अभियान रैली में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने वालों पर बर्बर कार्रवाई का सहारा लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार द्वारा बर्बरता नहीं रोकी गई तो पश्चिम बंगाल को ठप कर दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बता दें, पहले दौर की वोटिंग के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। इस दौरान जम्मू कश्मीर के कई बड़े दिग्गज नेता नामांकन कराने पहुंचे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होगा। इसमें पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 4 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी। बता दें कि राज्य में 2014 के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में वोटिंग के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। हालांकि 18 सितंबर को मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में मतदान के लिए 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वहीं आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, जिसके बाद 28 अगस्त को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी और 30 अगस्त तक इसको वापस लिया जा सकता है। फिर 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया था कि दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 3 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने यह लिस्ट सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट बंटवारे का समझौता होने के बाद जारी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 51 और 32 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को पहले चरण के लिए 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पार्टी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लिस्ट को मंजूरी दी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के 16 और जम्मू क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। पार्टी की ओर से जारी पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम है, जबकि इसके कुछ ही देर बाद जारी दूसरी सूची में सिर्फ 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। इससे पहले तीनों चरणों के लिए कुल 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस बार लोगों का बहुत अच्छा मूड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और हमें कामयाबी मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज चुनाव के पहले चरण का नामांकन भरने का आखिरी दिन है। उम्मीदवार आज नामांकन भर रहे हैं। हमने अपना घोषणा पत्र और रोड मैप लोगों के सामने रख दिया है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मूड है। और फरमाइए। तो क्या कुछ रहेगा खासकर यहाँ पे एनसी का, यहाँ पे आने वाला इलेक्शन? मैं समझता हूँ एनसी और कांग्रेस का बहुत अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देगा। जमात इस्लामी भी इलेक्शन में आ रही है सर, क्या हवाले से? क्या कहें? जमात इस्लामी ने भी यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल बहुत जगहों पे भरे हैं, कैसी? मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें। अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आएं इस रियासत को अच्छा करने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर एनसी हुकूमत में आ गई, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए वो गवर्नमेंट इंडिया को प्रेस करेगी? क्योंकि आपको हमारा वो जो है मैनिफेस्टो वो देखना चाहिए जी। उसमें सब कुछ है और वही चीज आपको देखनी चाहिए, वही चीज आगे चलानी चाहिए। इन इलेक्शंस के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है और लगातार 3 दिन जो छुट्टियां रहीं उस बात का नतीजा ये है कि लगभग हर कैंडिडेट जो है वो आज अपने कागज भरने का काम कर रहे हैं। हमारे भी तमाम उम्मीदवार अब एक एक करके आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग
एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिल के ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे। श्री गुफवारा बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पर कहा, हमारा मुद्दा यहाँ का विकास है। हमने 2014 से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों में बाहर लाने का काम किया। वहीं बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सलीम भट्ट ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी सभी को कई मौके दिए गए, लेकिन अब लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो है यहाँ की डेवलपमेंट। हमने 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बाहर लाई और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग आज़ाद हुए। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ आप देखिए कहाँ गए वो संघवाज, कहाँ गए वो स्टून पेंटर्स, कहाँ गए वो क्रॉस फायरिंग, कहाँ गए वो अलगावादीज के कैलेंडर्स जो निकलते थे। आज यहाँ का आम शहरी, गरीब, अमीर बड़ी खुशनुमी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ टूरिस्ट सेक्टर, होटल वाले से पूछो, मजदूर से पूछो, दुकानदार से पूछो कि आज कितनी तरक्की हो रही है। तो मुझे लगता है कि यही लेके हम लोगों के पास जाएंगे और लोग चाहने लगे हैं मोदी जी को, मोदी जी के काम को। हमारा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमने किसी हिंदू को नहीं दिया, मुसलमान को नहीं दिया। हमने सब एक ही थाले में रखा। जिसको अपना राइट मिला वो हर एक जम्मू कश्मीर के 125 लाख जम्मू कश्मीर वासियों को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल को यहाँ से मोदी जी की झोली में डालेंगे। रही बात ये कि यहाँ एनसी और कांग्रेस की क्या नीतियाँ रही हैं, यहाँ कांग्रेस ने तो कुछ काम तो किए ही नहीं। मेरे गरीब को खाली गुमराह किया, वोट के नाम पे खाली चावल तोड़ी की सियासत की, पाइप बंडल की सियासत की। अब सियासत करनी है तो रोड की, अब अगर सियासत करनी है तो अच्छे कैंपस कॉलेज की, अच्छी सियासत करनी है तो यहाँ अच्छे ब्लड बैंक की। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप खुशी चाहते हो, अमन चाहते हो, भाईचारा चाहते हो, तो मेरी पुरजोर अपील रहेगी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करके अगर आप चाहते हो अच्छे स्कूल बने, रास्ते बने, तो मेरी अपील रहेगी लोगों से कि आपने 50 साल कांग्रेस को दे दिए, 50 साल एनसी को दे दिए। उन्होंने क्या किया? कब्रिस्तान। उन्होंने क्या किया? गरीब के बच्चे को पाकिस्तान, और अपनी कुर्सी को हासिल किया। कहीं इलेक्शन होता था तो गर्रेर फटा के लोगों को डराते थे और वोटियां पेटियां खुद भरा करते थे। अब हमारी जो कायद है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में होंगे। 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान किए जाने की उम्मीद है। आर्टिकल 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। साल 2019 से जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासित किया गया है, जिसमें प्रमुख शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सा राजनीतिक दल इस बार के चुनाव में अपना परचम लहरा पाता है। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा अचानक ढह गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी तूफान हाई हो गया।
इसे लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है और काम की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। घटना को लेकर जनता में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अभी सिर्फ 8 महीने पहले ही बनाया गया है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। वह इस मूर्ति को ढह जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इस घटना से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की विपक्ष ने उठाई मांग। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद को लेकर राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। फिलहाल सिंधुदुर्ग पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंधुदुर्ग के मालवान समुद्री किनारे पर बनाया गया स्टेचू गिर गया और कई टुकड़ों में टूट गया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए टक्केवारी सरकार बताते हुए इसमें भ्रष्टाचार की बात कही है। विपक्षी दलों के नेताओं में सुप्रिया सुले, विजय बेड़े तीवर, जयंत पाटिल, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाना पटोले ने लगाया बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सोमवार दोपहर करीब 1 बजे ढह गई। इस घटना को लेकर विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कल जो घटना हुई वह उनके भ्रष्टाचार के कारण है, चाहे यह सरकार केंद्र की हो या राज्य की। उन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं आता। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का अपमान करने में वे कभी पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार को कोई माफ नहीं करेगा। देखो, महाराष्ट्र में जो कल की घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार के वजह से, क्योंकि ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार के सिवाय इनको कुछ आता नहीं, और ये भ्रष्टाचार के वजह से महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अवमान, विचारों का अवमान करने में ये लोग कदापि पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्दैवी घटना है, और ये सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। ये सरकार ने ही अब कुर्सी छोड़ के भागना चाहिए, नहीं तो लोग इनको अब कुर्सी से खींचकर इनको सत्ता के बाहर करेंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जितना जवाबदार है उतना ही ये जवाबदार है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से पैसा इन लोगों ने लिया है। तो ये जिस तरह से वो जो प्रतिमा गिरी उसके फोटोज बाहर आए, शिवाजी महाराज का सर अलग, उनके हाथ अलग, पैर अलग, इसका मतलब यह है कि ये लोग शिवाजी महाराज विचारों को हमेशा इन लोगों ने अपमानित किया। पेशवाई के जमाने में भी, आज वो पेशवाई विचार की जो सरकार राज्य में देश में है, वही सरकार आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान कर रही है। यही उसमें स्पष्ट होता है। शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। शिवसेना UBT ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के कारण आनंद फानन में प्रतिमा का अनावरण किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज एक युग पुरुष हैं, उस कार्य में समय लगाना चाहिए था, मगर चुनाव और वोटों की खातिर उनका अपमान किया गया। सिंधुदुर्ग में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा मालवान स्थित राजकोट किले में सोमवार दोपहर 1 बजे ढही। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला अनावरण किया, वो भी आज वही स्थिति में है जिस स्थिति में उसको बनाया था और लगाया था। लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले पर प्रतापगढ़ भी शिवाजी महाराज ने बनाया, सिंधुदुर्ग किला भी शिवाजी महाराज ने बनाया। लेकिन ये जो बेईमान गद्दारों की सरकार है, उसने जो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बनाया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूँ कि आपने महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं जो PWD मिनिस्टर है, जिसके अंदर ये सब जिम्मा है, उसका रविंद्र चव्हाण को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा ह्या लोकांनी सोडलं नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कामात सुद्धा ह्यांनी लाखो कोट्यवधी रुपयाचा घोटाळा केला,
सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं आणि या सरकारनं आपापल्या लोकांना टेंडर, आपापल्या लोकांना कामं दिली. अरे शिवाजी महाराजांना तरी सोडा. सिंधुदुर्ग जिले से जो अभी अभी खबर आ रही है कि हमारे देवता छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाया गया था दिसंबर 2023 में, मतलब करीब करीब अभी 8-10 महीने भी नहीं हुए और वो पुतले का ढांचा आज गिर गया. मतलब इतनी अनियमितता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये महायुति की सरकार क्या करना चाहती है? इस पुतले का उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया था. मतलब प्रधानमंत्री जी जिस विषय को ले रहे हैं उस विषय में भी भ्रष्टाचार. वो ठेकेदार लोग कौन है, वो सरकारी महकमे के लोग कौन है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कौन है, जिन्होंने चारों तरफ लूट मचा रखी और हमारे अब महापुरुषों को, हमारे देवताओं का भी सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं. इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी अहंकार. और सिंधुदुर्ग से ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद आते हैं. सिंधुदुर्ग में स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे, धूमधाम से इस पुतले का उद्घाटन हुआ था. हमें लगा कि महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र के सम्मान के लोग कुछ करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि जो हमारे सबसे बड़े हमारे हीरो हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं, उनके स्टैच्यू में भी इतना बड़ा घपला, इतनी बड़ी अनियमितता. इसका जवाब महायुति सरकार को महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में. छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने पर बीजेपी ने जताया दुख. महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने पर राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहना दुखद है. अब इसकी जगह 100 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करेंगे. वहीं महाराष्ट्र के मालवड़ में लगी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पूर्व सांसद नीलेश राणे ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि फिर से जल्द ही नई प्रतिमा तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी. राणे ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने इसे जल्द तैयार करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए. देखिए, ये तो एक एक्सीडेंट है और ये जो पुतला है ये नेवी ने इरेक्ट किया था. उस वक्त बहुत जल्दी में वो नेवी डे था, प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले थे, तो उस वक्त बहुत जल्दी ये काम हुआ जिसका सब लोगों ने उसकी सराहना भी की थी. उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो विंड का प्रेशर हो, जो हो गया है उसका मुझे ऐसे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे जो अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बन रहा था वो उसी तरह का, मतलब बहुत ही ऊंचा स्टैचू अगर यहाँ बनता है तो एक पूरे इंडिया में एक आकर्षण रहेगा. बहुत सारे पर्यटक मालवण में आते हैं, तो बहुत जल्दी न करते हुए इसके बारे में सोचा जाए और जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसी तरह से इसका निर्माण और इस क्षेत्र का विकास हो तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ ये बहुत बड़ी आदरांजलि और नमन होगा. शिव प्रेमी भी कल का वीडियो कुछ वायरल हुआ है, शिव प्रेमी का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हर किसी को महाराज की तरफ आदर है, सम्मान है, तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना चाहिए कि ये नेवी ने खड़ा किया हुआ जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए था. इसमें जिसकी गलती है, कॉन्ट्रैक्टर हो, ऑफिसर्स हो, जिनकी ये गलती है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है और वो फॉलोअप देखिए हम लोग करेंगे. हम लोग सरकार में बैठे हैं तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई ज़रूर होगी. और दूसरी तरफ वापस ये स्टैचू इधर इंस्टॉल करने के लिए, इधर वापस खड़ा करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा जल्द से जल्द वो सब किया जाएगा. ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ. मैं तमाम महाराष्ट्र के जो शिव प्रेमी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत ही गुस्सा देने वाली बात जो हुई है, जो फोटोग्राफ्स हम देखते हैं, फिर भी उन्होंने जो संयम रखा, जो पेशेंस रखा, मैं उनका ही धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये साधारण चीज़ नहीं है जो हुई है. फिर भी शांतता से, संयम से जो शिव प्रेमियों ने अपना
इधर स्वभाव दिखाया है, वो बहुत अपन कौतुकास्पद मनतो, बहुत अप्रिशिएट करने जैसा है। तो दिल से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और जल्द से जल्द ये स्टैचू खड़ा हो, इसके लिए जो कुछ करना ज़रूरी है वो सब करेंगे और इधर वापस स्टैचू पहले जैसा खड़ा करेंगे, पहले जैसे स्ट्रक्चर, पावरफुल स्ट्रक्चर खड़ा होगा। जो कमजोरियां थी पहले उसको रेक्टिफाई किया। भारतीय नौसेना ने सोमवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा ढहने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसका अनावरण पिछले साल नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नौसेना ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की तुरंत जाँच और जल्द से जल्द प्रतिमा की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए कदम उठाने की खातिर एक टीम तैनात की है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।